अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 8 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 7। फिर से हीरो। परीक्षा के बाद सभी ने एकत्रित होकर प्राचार्य की अध्यक्षता में एक चाय पार्टी का आयोजन किया। हालांकि चंद्रन ने अन्य लोगों की तरह 10 रुपए का भुगतान किया, वह बैठक में शामिल हुए बिना ही चला गया। उसने छुट्टियों के 2 महीने किताबें पढ़ने, नोट्स लेने, निबंध और कविताएं लिखने में बिताए। विचार कभी-कभी उसे दूसरी दिशाओं में खींच लेते थे। हालांकि वह उन्हें पूरी तरह से अपने दिल से नहीं निकाल सका, फिर भी उसने उनका गुलाम बनने से इनकार कर दिया। कॉलेज खुलने से 1 सप्ताह पहले नागेश चंद्रन को ढूंढते हुए आया, जिससे उसे खुशी हुई। हाय चंद्रा, तुम कैसे हो? तुम हर समय पढ़ रहे हो ना? मैं तुम्हारे सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए तुमसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ। आओ, उत्तर देखें। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या है? चंद्रन गुस्से से चिल्लाया। बेकार आदमी। एल नागेश ने सिगरेट को बॉक्स में थपथपाया और चंद्रन को सुधारा। तुम गलत हो एल नया आदमी। नागेश ने जो कहा उसका मतलब समझ में न आने पर चंद्रन ने पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? नागेश ने बताया कि 10 साल से पीपल पेड़ के नीचे निष्क्रिय पड़े गणेश की मूर्ति को हिला दिया। एल हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर बना दिया गया है। इसे प्रमोशन कहते हैं। एल इससे पहले कि नागेश अपनी बात जारी रख पाता, चंद्रन ने उत्साहपूर्वक टोकते हुए कहा, क्या इसे पदोन्नति कहा जाता है? उसको झटका दिया है एल नागेश ने आगे कहा, ऐसा ही होगा। नए प्रिंसिपल का नाम सुदर्शन मेनन है। वे 6 महीने पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय में आए थे। वे अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे। तुम्हें चापलूसी करना आसान है। चंद्रन यह सोचकर खुशी से मुस्कुराया कि नागेश एक दोस्त था जो उसे अच्छी तरह से समझता था। अच्छा, क्या यह अच्छी खबर है? मुझे एक पार्टी दो। नागेश के पूछने पर चंद्रन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। क्या तुम अकेले जाकर खरीद कर आओगे या मुझे भी साथ आना चाहिए? चंद्रन को एक अप्रत्याशित उत्तर मिला, सिक्का ले लो। माल तैयार है। नागेश ने अपनी पैंट की जेब में रखी व्हिस्की की 1/4 बोतल की ओर इशारा किया। चंद्रन पहले दिन कॉलेज गया और उसे यह खुशखबरी याद आई कि प्रिंसिपल बदल गए हैं। 11 बजे नए प्राचार्य ने अंग्रेजी विभाग कक्ष में प्रवेश किया। अंग्रेजी प्रोफेसर ने विभाग में अपने सहयोगियों और कमरे में अन्य महिला व्याख्याताओं का परिचय दिया। चंद्रन का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, ये मिस्टर चंद्रशेखर हैं। ये प्रतिभाशाली हैं। उनका छात्रों के बीच बहुत प्रभाव है।
ये कॉलेज प्रशासन की भी देखभाल कर सकते हैं। एक व्याख्याता के रूप में A1 है। चंद्रन का शीर्ष ठंडा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रोफेसर उसकी इतनी दिल खोलकर तारीफ करेंगे। अन्य व्याख्याताओं से उनके गृहनगर, उनकी सुविधाओं और परिवार के बारे में पूछने के बाद नए प्राचार्य ने चंद्रन से केवल इतना कहा, आप बाद में आकर मुझसे मिले, और चले गए। 4 बजे चंद्रन प्राचार्य के कक्ष में गया। प्रिंसिपल ने अपने मुंह से पाइप निकालकर मेज पर रख दिया और सीधे विषय पर बात शुरू कर दी। श्री चंद्रशेखर, पूर्व प्राचार्य ने मुझे कार्यभार सौंपते समय कॉलेज प्रशासन के मामले में आपकी विशेषज्ञता का उपयोग करने की सलाह दी। मेरे सचिव और आपके प्रोफेसर ने आपके बारे में बहुत बातें की। मैंने यह भी सुना है कि पिछले वर्ष कुछ समस्याएं थी। उन्हें भूल जाइए। मेरा अनुरोध है कि आप कॉलेज प्रशासन में शामिल रहें। मैं आपके सहयोग और सहायता की आशा करता हूं। नए प्रिंसिपल को चंद्रन व्यक्तिगत रूप से देखने से पहले ही पूर्व प्रिंसिपल, अपना प्रोफेसर और प्रिंसिपल के सचिव ने अपने बारे में अच्छी बातें बता दी और पिछले साल किए गए अधिकतों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया, जिससे चंद्रन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर गर्व था कि उसकी तमाम खामियों के बावजूद दुनिया उससे प्यार करती थी और उसे महत्व देती थी। जैसे ही प्राचार्य ने बात करना बंद किया, चंद्रन अपना हिस्सा चुका दिया। सर, प्रशासन के मामले में मेरे पास जो भी कौशल है, मैं उसे आपके हवाले कर देता हूँ। मैं आपको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ। जब मैं आपकी मदद करता हूँ, तो मैं हमेशा यह सुनिश्चित करता हूँ कि आप मेरे कौशल को महत्व दें। प्राचार्य ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पसंद है कि आप स्पष्टवादी हैं। जब प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाई, तो चंद्रन के मन की बात सामने आ गई। सर, फरवरी में अंग्रेजी विभाग के लिए एक और सहायक प्रोफेसर का पद स्वीकृत किया गया है। आपको जुलाई के अंत से पहले नियुक्ति करनी होगी और विश्वविद्यालय को सूचित करना होगा। केवल वे ही जो कम से कम 4 वर्षों तक किसी भी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम कर चुके हैं, आवेदन करें। लेकिन संबंधित कॉलेज में काम करने वाले शिक्षकों की सिफारिश प्रिंसिपल द्वारा की जाती है, तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यदि आप मुझे सहायक प्रोफेसर बनने की सिफारिश करते हैं, तो विश्वविद्यालय मुझे एक अपवाद बनाने की अनुमति देता है। जब तक मैं इस कॉलेज में हूँ, तब तक क्रिया के रूप में मैं अपना आभार व्यक्त करूँगा। अगर आपकी सिफारिश मांगना गलत लगता है तो भी मुझे खेद नहीं है। प्राचार्य ने फिर से अपने दाहिने हाथ से पाइप पकड़ते हुए उत्तर दिया, श्रीमान चंद्रशेखर, मैं आपके गुणों से प्रभावित हूँ। कल मेरे सचिव से कहिए और मेरे लिए इस बारे में संबंधित कागजात लाएं। हम इसकी व्यवस्था करेंगे।
सिर्फ बहाने के लिए अखबार में विज्ञापन देना है। एल आप अपने प्रोफेसर को हमारे बातचीत के बारे में मत बताइए। एल प्राचार्य से बात करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे भाग्य की हवा चंद्रन की दिशा में बह रही हो। एल चंद्रन फिर से शाम 6 बजे तक कॉलेज कार्यालय में काम करने के दृश्य ने उसके और नए प्रिंसिपल के बीच संबंध को साबित कर दिया। प्राचार्य ने दूसरे कॉलेजों से 4 प्रोफेसरों को बुलाकर उन्हें परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए कोई उनके पास सिफारिश के लिए न आए। जैसे ही प्रिंसिपल ने चंद्रन की योग्यता पर अपवाद बनाया और उसका आवेदन स्वीकार कर लिया, अन्य व्याख्याताओं को पता चल गया कि परिणाम क्या होगा। चयन समिति ने कोट और टाई पहनकर कुछ प्रश्न पूछे और एक चक्रव्यूह रचा मानो वे यह पता लगाने जा रहे हों कि वास्तव में प्रतिभाशाली कौन है। लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल की सिफारिश को नजरअंदाज करके किसी और को चुनने से उन्हें क्या हासिल होगा। प्राचार्य की सिफारिश के बावजूद परीक्षक जमकर सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लगा कि बिना सिफारिश के चंद्रन प्रतियोगिता जीत जाता। उसने प्रश्नों को हल करके, उन्हें कुंद करके और कभी-कभी एक प्रश्न के बजाय दूसरा प्रश्न पूछकर परीक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। पूरे कॉलेज में छात्रों के बीच कुछ शिक्षकों ने बुदबुदाया, प्रिंसिपल की सिफारिश के बिना चंद्रन सहायक प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। चंद्रन खुद की आलोचना को ऐसे टालने में माहिर था जैसे कि इसे अनसुना कर दिया गया हो। वह व्यर्थ ही विवादों में पड़कर अपने या अपनी सहायता करने वालों को मुसीबत में नहीं डालता। यहाँ तक कि अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर भी थोड़े निराश और आश्चर्यचकित थे। नए प्राचार्य के आए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है। एल तब तक चंद्रन ने अपनी इतनी साख कैसे अर्जित कर ली? वे इस बात से भी चिढ़े हुए थे कि इस मामले में चंद्रन ने इस बात का इस्तेमाल किया कि उन्होंने प्राचार्य से उसके बारे में अन्य मामलों के लिए ज्यादा बातें की थी। लेकिन वे चुप रह गए हैं। फिर से कॉलेज में चंद्रन का प्रभुत्व शुरू हो गया। एल छात्र संघ चुनाव खत्म हो गए। एल शिक्षक प्रतिनिधि नियुक्त करना प्रधानाचार्य का एकमात्र विशेषाधिकार था। चूंकि प्रिंसिपल कॉलेज में नए थे, इसलिए वाइस प्रिंसिपल ने उनसे अपेक्षा की कि वह उनकी बात मानकर निर्णय लेंगे। कुछ लोग प्राचार्य से कहना चाहते थे, चंद्रन के अलावा किसी को भी नियुक्त करें। क्या होगा यदि प्राचार्य उसी को चुनौती समझकर चंद्रन को नियुक्त करेंगे तो? चंद्रन और नए प्राचार्य श्री मेनोन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अक्सर श्री मेनोन चंद्रन को अपनी कार में घर ले जाते थे और अपने साथ डिनर कराते थे। फिर उसे अपनी कार में लॉज पर छोड़ देते थे और अपने घर लौट आते थे। 45 वर्ष के होने के बावजूद प्राचार्य ने अपनी युवा संवेदनाओं से चंद्रन को प्रभावित किया था। महीने में 2 बार दोनों घर पर अकेले बैठकर शराब पीते थे। तभी श्री मेनोन ने टिप्पणी की, मैं तुम्हें यूनियन में और कॉलेज पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त करने जा रहा हूं। प्रोफेसरों की बैठक में कुछ लोग मुझे इस पर सलाह देना चाहते थे। मैंने कहा, मैं नहीं सोचता यह आवश्यक है। चंद्रन श्री मेनोन से अधिक खुश था। एल मेरा जीवन एक मूवी की तरह है। पिछले साल मैं नीचे से ऊपर की ओर चला गया, फिर मुझे उल्टा कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा अध्याय समाप्त हो गया।
मैं भी इस कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा देने, एक पत्रिका संपादक के रूप में नौकरी की तलाश करने और स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा था, भले ही पहले आय कम क्यों न हो। लेकिन आपने मुझे जो प्यार दिखाया और जो मूल्य दिया उसने मेरी योजनाओं और विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। आपके प्यार और दोस्ती ने मुझे उस आज़ाद जीवन को भुला दिया जिसकी मैंने कल्पना की थी। हालांकि पिछले साल की घटनाओं ने मुझे जीवन के बारे में कुछ सच्चाइयों का एहसास कराया। मुझे विश्वास है कि मैं उन तथ्यों का उपयोग करके एक सफल जीवन बना सकता हूँ, जहाँ कोई और असफलता न हो। चंद्रन ने बात करना बंद कर दिया और चौथी बार व्हिस्की और सोडा पी लिया। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, सर, मिस्टर मेनन, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जो मेरी थोड़ी निजी बात है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर भी आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी किसी भी गतिविधि को मेरे खिलाफ प्रयोग नहीं करेंगे। एल शपथ लेने के बजाय श्री मेनन ने गुस्से में पूछा, क्या मैं मूर्ख हूँ जो बिना वचन पाकर तुम्हें कॉलेज प्रशासन, प्रोफेसरों और उपप्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ? चंद्रन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर भरोसा करने में इसलिए झिझक हुई कि आप मुझसे ऊंचे पद पर हैं। मैं आपको खुलकर कहूंगा, मैं प्यार में हूं। मैं पहले भी कई महिलाओं से प्यार कर चुका हूं, लेकिन मैं उनमें से किसी से भी शादी किए बिना दूर होता रहा। मैंने महिला संबंध को जिंदगी भर के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि शादी करने से मैं स्त्री का गुलाम बन जाऊंगा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि शादी मेरी तरक्की और आज़ादी के लिए बाधा नहीं बनेगी। इस बदलाव के दो कारण हैं। एक तो वह आत्मविश्वास है जो मेरे कौशल को औसत व्यक्ति से परे विकसित करने से आता है। 2. उस महिला के श्रेष्ठ गुण जिससे मैं अब प्यार करता हूँ। श्री मेनन अब अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने सवाल पूछा, वह लड़की कौन है? चंद्रन ने अपना सिर उठाया, तारों के बीच चमकते चंद्रमा के पूर्ण दृश्य का आनंद लेते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मी, मेरे विभाग में कार्यरत एक व्याख्याता। श्री मेनन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, वेरी गुड, अच्छी लड़की। जैसा कि तुमने बताया, अच्छे गुणों वाली लड़की। लेकिन क्या वह आंध्र से है? चंद्रन सीधा बैठ गया और एक बहस वाले दोस्त की तरह श्री मेनन से एक सवाल पूछा, आप केरल से हैं? आप और मैं इतने करीबी दोस्त कैसे बन गए? श्री मेनन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम शादी में भी यही व्यापक सोच दिखाओगे तो मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। क्या तुम्हारे माता पिता और रिश्तेदार इस बात से सहमत होंगे? चंद्रन ने उत्तर दिया, केवल वे ही मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरी राय का सम्मान करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। यदि आप सहमत हो तो मैं अपनी पत्नी के साथ आपके घर आऊंगा। नहीं तो मैं अकेला आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी मेरी पूरी दुनिया में प्रवेश करें। नहीं, मैं उसकी पूरी दुनिया में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं हर किसी को जो मुझे पसंद करता है उसे पसंद करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा।
हमारी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी अलग होगी एल। अब मैं उसे अपने सारे विचार और योजनाएं बताकर भ्रमित नहीं करना चाहता। उसे बेवजह डर लग सकता है एल। मैं पहले उससे प्यार करूंगा और उसे अपना बनाऊंगा। उसे अपनाने के बाद मैं उसे साहस और जीवन पर अपने अलग अलग दृष्टिकोण भी सिखाऊंगा। मैंने आपको बोआर कर दिया है, सर। ठीक है। आज मुझे घर में मत ले जाइए। मैं ऑटो से चला जाऊंगा एल। चंद्रन जाने के लिए तैयार हो गया। श्री मेनोन अपने महत्वपूर्ण संदेह को स्पष्ट करके बातचीत समाप्त करना चाहते थे। क्या लक्ष्मी शादी के लिए सहमत हो गई है? चंद्रन ने कुछ हद तक लापरवाही से उत्तर दिया, चिंता न करें सर। मुझे आधी सहमति मिल गई है। बाकी सहमति कॉलेज में मेरा प्रभाव बढ़ाने पर निर्भर है। श्री मेनोन ने चंद्रन को हाथ दिया। चंद्रा, तुम एक अच्छे इंसान हो। चिंता मत करो। मैं तुम्हारा प्रभाव इतना बढ़ा दूंगा कि लक्ष्मी तुम्हारे लिए तरसे। शुभ रात्रि। अगले सप्ताह छात्र संघ सचिव का चुनाव और कॉलेज पत्रिका संपादकीय बोर्ड का चयन पूरे हुए। छात्रों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि छात्र संघ सचिव कौन था एल। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या चंद्रन को प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा। छात्रों की यह भी इच्छा थी कि चंद्रन को पत्रिका के संपादक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए। पिछले साल चंद्रन ने पत्रिका और संघ दोनों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्राचार्य के खिलाफ युद्ध का झंडा उठाया था। चंद्रन छात्रों के नज़र में एक व्याख्याता नहीं था एल। चंद्रन ने छात्रों से एक साथी छात्र की तरह व्यवहार किया। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी उसने चुटकुले सुनाने और छात्रों को हंसाने की अपनी शरारत नहीं छोड़ी। चंद्रन को छात्र संघ में प्रबंधन के प्रतिनिधि और कॉलेज पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया और प्रिंसिपल ने नोटिस बोर्ड के माध्यम से छात्रों को अपनी शुभकामनाओं के साथ इसकी घोषणा की। इसे पढ़ने के बाद पुरुष और महिला छात्र अंग्रेजी विभाग के कमरे में चुपचाप बैठे किताब में तल्लीन रहे। चंद्रन को बधाई दी। इस दृश्य को देखकर राजी का चेहरा सूख गया, लेकिन कमरे में मौजूद एक अन्य महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह लड़की अंग्रेजी लेक्चरर लक्ष्मी थी, जिसे अपना बनाने के लिए चंद्रन दृढ़ संकल्पित था। अब भी चंद्रन को नागेश की सराहना ही पसंद थी एल। लॉज में आकर नागेश ने कहा, तुम एक राजा हो। इन प्रिंसिपलों के पास कोई दिमाग नहीं है। चंद्रन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बल्कि नागेश के साथ हंसा। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।